हेलो एवरीवन। आज हम है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में है ना कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इंटरव्यू में पूछी जाएगी या फिर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज अब यही वाली पॉलिसी हमारी कंट्री में फॉलो होंगी, तो एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, ये ना फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की। तो जब से 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई है उसके बाद है ना हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, इससे पहले ना हमारे पास 2 एजुकेशन पॉलिसी थी। ठीक है, और इन्होंने जो रिप्लेस किया है 34 साल पुरानी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसको इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये काम करती है। उसके बाद है ना जो हमारी सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, तो हिस्टोरिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखेंगे, तो जो पहली एजुकेशन पॉलिसी हमारी थी वो 1968 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे? तो आपको पता है जब भी कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है उससे पहले है ना एक कमेटी बनाई जाती है। मोस्टली है ना कोई कमेटी देखती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको सॉल्व हम कैसे कैसे करेंगे। तो उस टाइम है ना जिसकी रिकमेंडेशंस पे 1968 की एजुकेशन पॉलिसी आई थी उनको हम बोलते हैं कोठारी कमीशन। ठीक है, और उन्होंने ना 3 लैंग्वेज फार्मूला भी दिया था। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला बहुत फेमस है। तो पूछते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे दिया गया था? तो कोठारी कमीशन। ठीक है, उसके बाद ना हमारी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, जिसको रिप्लेस किया है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ठीक है, तो जो इसका पूरा फोकस था ना वो कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, मिड डे मील, ये सारी की सारी स्कीम है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेकंड जो हमारी थी उसमें लॉन्च हुई थी। तो आपको पता है पहले ना कंप्यूटर्स पे इतना रोल नहीं था। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे ना तो उनके स्कूल्स में कंप्यूटर्स कभी देखने को भी नहीं मिलते थे। लेकिन 1986 के बाद की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से है ना कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए गए। आजकल तो सारे स्कूल्स में कंप्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा ना इस पॉलिसी ने ना सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सब पढ़े सब बड़े वाला भी इन्होंने ही स्टार्ट किया। और उसके बाद है ना मिड डे मील स्कीम। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है ये 1995 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और अभी है ना इसका नाम बदला गया है। इसका नाम ना पीएम पोषण हो गया है इस स्कीम का। आपको पता होना चाहिए कि मिड डे मील स्कीम का जो है नाम बदल गया है। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम किस लिए स्टार्ट की गई थी? तो आपको पता है जो बहुत ही लोअर बहुत ही गरीब फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं ना मोस्टली वो है ना स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वो स्कूल जाते ही नहीं थे क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगता है कि उनको है ना खेतों में काम करना चाहिए। तो उन्हें लगा कि अगर हम उनको खाना प्रोवाइड करेंगे तो शायद है ना लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लग जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे स्कूल में जो ना सुबह नाश्ता करके ही नहीं आते थे। ठीक है, तो उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती थी कि वो पढ़ाई कर पाए। तो इसलिए ना गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की थी, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, इसी पॉलिसी को है ना न्यू पॉलिसी नहीं आई थी, इसी को ना थोड़ा रिवाइज किया गया था 1992 में, जिसको है ना प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, पीओए 1992 पीओए। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी थी क्या है? नहीं, ये अलग से पूरी पॉलिसी नहीं आई थी। इसमें ना कुछ रिकमेंडेशंस किए गए थे, कुछ चेंजेस किए गए थे, तो इसको ना प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं। और इसको कौन हेड कर रहे थे? इसके जो हेड थे वो थे आचार्य राम मूर्ति। ठीक है, आचार्य रामामूर्ति ने क्या कहा था? उन्होंने बोला कि आपको ना साइंस पे, मॉरल वैल्यूज पे, गुड सिटीजन बनाने पे बहुत फोकस देना है। ठीक है, पहले ना लोग स्कूल जाने को बस ऐसे मानते थे कि स्कूल जा रहा है और मतलब वहाँ पे है ना बुक्स पढ़ रहा है, इतना काफ़ी है। लेकिन आचार्य रामामूर्ति ने क्या रिकमेंड किया कि हमें ना ऐसे इंसान को बनाना है स्कूल में, हमें ऐसे बच्चे को डेवलप करना है कि कल वो है ना इंडिया का एक बहुत अच्छा सिटीजन बने। ठीक है, उसके अंदर बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज़ हो, उसकी एथिकल वैल्यूज़ बहुत हाई हो। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके लिए जो ड्राफ्ट बना है उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये ना इसरो के चेयरमैन थे प्रीवियसली। ठीक है, पहले ये इसरो के चेयरमैन थे। और इस पूरी कमेटी में ना टोटल 9 मेंबर्स थे। ठीक है, आपको पता है इस पॉलिसी से पहले हमारी जो मिनिस्ट्री है जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बुला रहे हैं उसका नाम है ना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री बुलाते थे हम उसे। ठीक है, तो इस पॉलिसी ने क्या रिकमेंड किया कि हमें ना इसका नाम फिर से चेंज करके क्या रख देते हैं? एजुकेशन पॉलिसी रख देते हैं। ठीक है, और इस टाइम प्रेजेंटली जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है? मिस्टर जितेंद्र प्रधान। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए करंटली ना, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप टीचर बन रहे हो तो आपको है ना एजुकेशन के फील्ड में इस टाइम कौन किस पोजीशन को होल्ड कर रहा है आपको ये जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम जो हमारे करंट एजुकेशन मिनिस्टर है वो है जितेंद्र प्रधान। उसके बाद है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जब भी कोई चीज़ बनती है, जब कोई घर भी बनता है, कुछ भी बनता है, तो वो है ना किसी पिलर पे खड़ा होता है ना। तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के भी 5 पिलर्स है। ठीक है, तो वो 5 पिलर क्या क्या है? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। अब इनका मतलब क्या होता है? तो एक्सेस का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये चीज़ देगी, तो जैसे आपको है ना
गवर्नमेंट ने बोला कि फ्री राशन मिलेगा और आपके एरिया में कभी फ्री राशन के लिए कोई शॉप ही नहीं खोली गई, फ्री राशन कभी भेजा ही नहीं गया, तो एक्सेस नहीं है ना। तो वैसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबको एजुकेशन मिलेगी और आपके एरिया में स्कूल्स ना खोले जाए, तो आप एक्सेस नहीं मिल पाया ना, यानी कि आप जाएंगे कैसे स्कूल अगर आपके एरिया में स्कूल ही नहीं है। ठीक है, तो एक्सेस का मतलब होता है जो चीज़ आपने प्रॉमिस की है उसे आपके एरिया में अवेलेबल कराना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सेस। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है, एक टर्म होता है इक्वालिटी और एक टर्म होता है इक्विटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो इक्विटी टर्म होती है इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है कोई इंसान है ना किसी से बहुत पीछे रह गया, उसके पूरे खानदान को पढ़ने नहीं दिया गया, उसके पूरे परिवार को कभी पढ़ने नहीं दिया गया, और आपके परिवार को पढ़ने दिया गया, आप है ना 10 साल पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो वो है ना बराबर आपको करेगा, वो है ना उस इंसान को इतना संरक्षण प्रदान करेगा कि उसको है ना वो 10 साल जो उसके पीछे वो रह गया वो है ना आपके बराबर फील कर सके। ठीक है, तो जब आप है ना, इक्वालिटी का मतलब तो होता है जो राइट मुझे मिल रहे हैं वही राइट उस इंसान को मिल रहे हैं जो मुझसे 10 साल पीछे था। ठीक है, तो वो तो हो गई इक्वालिटी। लेकिन इक्विटी का मतलब है जब गवर्नमेंट है ना उसे मेरे लेवल पे ला देगी, जो मेरे 10 साल जो मैंने पढ़ाई की थी उसको भी वो एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उसका मतलब होता है इक्विटी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वालिटी। तो जैसे सोचो आप है ना एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो बहुत अच्छे सिटीजन बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ होंगे, कंप्यूटर्स का यूज़ सिखा रहे हो, लेकिन है ना क्वालिटी टीचर्स ही ना प्रेजेंट हो, क्वालिटी बुक्स ही प्रेजेंट ना हो, उनमें है ना इतनी पुरानी चीज़ें पढ़ाई जा रही हो जो अब कोई मतलब ही ना रह गया हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें ही आप ना पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। फिर ना आपके टीचर्स बहुत रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो सारी की सारी सोचो आप कितनी भी अच्छी बुक प्रिंट कर लो, अगर पढ़ाने वाला इंसान ही अच्छी चीज़ें तरीके से चीज़ें नहीं बता पाएगा, क्वालिटी ही नहीं होगी, ठीक है, तो कैसे आपको आएगा? आप कभी कभी देखते हो ऐसे पिक्चर्स वायरल हो रही होती है ना जहाँ पे ना बच्चों को वो चीटिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि टीचर से जब क्वेश्चन पूछा गया उनको ही क्वेश्चन नहीं पता, तो बच्चों को कैसे पता होगा? ठीक है, तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है वो तो रिच होनी ही चाहिए, आपका जो टीचर है उसको भी बहुत रिच होना पड़ेगा, इन द सेंस रिच इन द सेंस अपनी इंफॉर्मेशन में, अपना है ना पढ़ाने के तरीकों में उसे अपने तरीके जो है उनको इनरिच करना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आपको है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जैसे आपको है ना टीचर ने बोला कि क्लास में है ना बच्चे शोर नहीं करेंगे, इस चीज़ के लिए तुम अकाउंटेबल हो, तो और अगर क्लास में शोर आ गया उसके बाद भी तो टीचर है ना आपसे जवाब मांगेगी, जवाबदेही। ठीक है, तो जैसे मैंने टीचर को किसी को अपॉइंट किया और मैंने उससे बोला कि आपको है ना ये वाली चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो बाद में ना उस टीचर से अगर वो चीज़ नहीं हो पाई तो उसे ना जवाब देना होगा इस बात का। ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हाँ ये मेरा फेलियर है, मुझसे गलती हुई है, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। क्योंकि अगर आप लोगों को अकाउंटेबल नहीं बनाओगे तो वो करेंगे ना उनके हिसाब से, ठीक है नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो आपने देखा है कभी कभी जब बच्चे बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं टेस्ट में तो टीचर से बोला जाता है ना कि आपने पढ़ाया नहीं क्या ठीक से, क्यों? क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि टीचर की गलती होती है, बच्चे अगर ना पढ़ रहे हो इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है उससे उससे ना आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसका जवाब आप मांगोगे। ठीक है, उसके बाद आता है अफोर्डेबिलिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमें ना सबको एजुकेशन देंगे, तो सोचो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं वो है ना बहुत महीनों के ना बहुत ही एक्सपेंसिव फीस जो है उसको भी पे कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो है ना बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास 2 टाइम का खाना ही नहीं है, तो वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? तो अफोर्डेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको है ना इतना आपको एजुकेशन तो प्रोवाइड करानी है, लेकिन आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि वो ना बहुत अफोर्डेबल भी हो। ठीक है, कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन ले पाए, उसको ये ना सोचना पड़े कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। और सिर्फ एडमिशन फीस की बात नहीं हो रही है, एडमिशन फीस में तो आप कह दोगे कि सरकारी स्कूल्स में फीस देनी ही नहीं होती है, लेकिन बुक्स भी तो होती है ना, ड्रेस भी तो होता है ना, बैग भी तो होता है ना, और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। सोचो टीचर जो एक्टिविटी दे रही है वो भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। सोचो आपके टीचर ने आपको एक ऐसा एक्टिविटी दे दिया जिसमें ना आपको बहुत महंगे आर्टिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो जो बच्चा एक गरीब फैमिली से आता है उसको तो लेफ्ट आउट फील होगा ना। ठीक है, तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अफोर्डेबल होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन जो है अफोर्डेबल होनी चाहिए। ये हमारे 5 पिलर्स है जो आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक्सेस का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, और अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है। क्लियर होने चाहिए ये पांचों पॉइंट्स, और याद भी होने चाहिए, क्योंकि वह ना कभी कभी आपको ये 5 पिलर में से एक किसी पिलर का नाम बदल देंगे, फिर आपको पता नहीं होगा कि ये 5 पिलर सही है कि नहीं।
उसके बाद है ना उन्होंने स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम है ना यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे किस पे, प्री से लेके सेकेंडरी लेवल तक। तो जो हमारी स्कूल एजुकेशन है वो प्री लेवल से स्टार्ट हो जाती है और सेकेंडरी लेवल तक चलती है। तो उन्होंने बोला यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब होगा कि पूरे इंडिया में है ना बच्चे के पास है ना स्कूल अवेलेबल रहेगा, आसपास उसके इतने आसपास हम स्कूल बनाएंगे सारे। क्योंकि पता क्या होता है, अगर आप अपने पेरेंट्स से कभी बात करेंगे ना तो आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे कि अगर आपकी मदर ने बहुत एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया या आपके फादर ने बहुत एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया तो समटाइम वो आपको बताएंगे कि हमारे आसपास एरिया में तो स्कूल ही नहीं था, बहुत दूर जाना पड़ता था, इतने सारे साधन नहीं होते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम है ना, यानी कि एक्सेस की कमी थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो 3rd, 5th और 8th क्लास है, ठीक है, उनके लिए ना ओपन लर्निंग का स्कूल खोला जाएगा जिसको हम NIOS बोलते हैं। ठीक है, NIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, इन क्लासेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको है ना मेन स्ट्रीम से जो चले गए, मेन स्ट्रीम से जो चले गए का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो है ना एजुकेशन ले रहे थे लेकिन कभी उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल नहीं रहे, अफलोट नहीं रह गए, किसी की डेथ हो गई, डिफरेंट रीज़न की वजह से, या उनकी बहुत जल्दी शादी कर दी गई, इस रीज़न से है ना बहुत सारे बच्चे है ना ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 करोड़ बच्चों को है ना दोबारा से मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो टारगेट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो है कि 2030 तक जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है वो 100% होना चाहिए। अब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो क्या होता है, इनरोलमेंट रेशो का मतलब होता है स्कूल में कितने लोग इनरोल कर रहे हैं खुद को। जैसे मैंने कोई कोर्स ओपन किया, ठीक है, नर्सरी क्लास ओपन की, तो सारे बच्चे जिनको नर्सरी में होना चाहिए वो सब इनरोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, उसके लिए हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो का टारगेट है वो हमने क्या रखा है कि 2030 तक हम ट्राई करेंगे कि हर वो बच्चा जिसे स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में हो। ठीक है, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट इसमें स्टार्ट किया गया है जो है ECC। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो आपको पता है हमारा जो न्यू स्ट्रक्चर है, पहले ना 10+2 चलता था, आपको याद होगा कुछ साल पहले तक हम क्या बोलते थे कि कौन सी क्लास में, तो बोलेंगे +2 में, तो इसका मतलब है कि आपने 10th कर लिया उसके बाद अब आप 12th कर रहे हो, तो 10+2 स्ट्रक्चर हम फॉलो करते थे, जिसको अब रिप्लेस किया गया है किससे, 5+3+3+4। ये बहुत ही फेवरेट है, पिछले साल CTET में इस क्वेश्चन को इतनी बार पूछा गया, बहुत सारे जगह पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपसे ना न्यू स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 5+3+3+4 जो है वो हमारा न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर है। अब ये सारे ईयर्स डिवाइडेड कैसे है, ठीक है, तो अब हम इनको देखेंगे ध्यान से। तो पहले वाले को देखिए, जो पहले 5 साल है, जब आपकी उम्र, बच्चे की उम्र जब 3 साल की हो जाएगी उसको है ना आप आंगनबाड़ी में उसको एडमिशन कराओगे। ठीक है, तो 3 साल तक है ना वो आंगनवाड़ी में पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद है ना 1st एंड 2nd क्लास, इस वाली स्टेज का नाम हमने रखा है फाउंडेशनल स्टेज, क्योंकि फाउंडेशन है ना उस बच्चे की फाउंडेशन, जैसे मैंने बताया घर की फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बच्चे को भी अगर मुझे एक बहुत गुड सिटीजन बनाना है तो उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ना। अगर आपके बचपन के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे तभी तो आप आगे बेटर सीख पाएंगे ना। ठीक है, तो पहले 3 साल आप क्या करेंगे, आंगनवाड़ी में आपको प्ले स्कूल के फॉर्म में रखना है। उसके बाद आपकी 1st एंड 2nd क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ये आपके 5 साल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 ईयर्स है उसमें आपकी एज जो होगी 8 से 11 साल की होगी, और जो आपकी 3rd, 4th एंड 5th क्लास है वो आप इस स्टेज में कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, इस स्टेज का नाम है प्रिपेटरी स्टेज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशनल स्टेज में 5+5 ईयर्स आते हैं, वो 5 ईयर्स कैसे डिवाइडेड है, 3 साल उसमें आंगनवाड़ी के आते हैं, फिर आपकी 1st एंड 2nd क्लास आती है, उसके बाद आपकी जो 3rd, 4th, 5th क्लास है वो प्रिपेटरी स्टेज है। उसके बाद है ना फिर से नेक्स्ट जो हमारे 3 ईयर्स है उसमें हमारी जो एज होगी बच्चे की वो होगी 11 से 14 साल। यहाँ पे ना वो अपनी 6th, 7th, 8th क्लास कंप्लीट कर रहा होगा, इसको है ना मिडिल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज का नाम क्या है, मिडिल स्टेज। उसके बाद है 4 ईयर्स। ठीक है, अगले जो 4 साल उन्होंने बताए हैं उसमें आपकी एज क्या होगी, 14 से 18 साल का बच्चा होगा, और इसमें ना आपकी जो 9th, 10th, 11th, 12th ये सारी क्लासेज है जिनको अभी भी हम सेकेंडरी एजुकेशन बुलाते हैं ना, तो सेकेंडरी स्टेज इस स्टेज का नाम रखा गया। अभी आपके सारे ईयर्स को अगर आप काउंट करोगे तो आपके टोटल ईयर्स कितने हो गए, 15 साल हो गए, जिसमें ना आपकी 3 साल की आंगनवाड़ी की स्कूलिंग है जो प्ले स्कूल के फॉर्म में रहेगा, और 12 साल आपने एकदम फॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की है। ठीक है, ये आपके 15 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है, आपको पता है पहले ना गवर्नमेंट जो हमारे फाउंडेशनल स्टेज थे ना, जो छोटे बच्चों की एजुकेशन होती थी उसको बहुत इग्नोर किया जाता था। फिर है ना हमने देखा बहुत सारे, अगर आपने CDP को पढ़ा है तो आपको पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट हमें बताता है कि बच्चे के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स है सीखने के, वो तो उसके सबसे पहले ईयर्स होते हैं। पहले कुछ 0 से लेकर जो 7 साल है उसका सारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम वायर हो रहा होता है, तो उसके सबसे अच्छी फाउंडेशन तो उस वक्त बन सकती है, तो उसे ना बहुत इग्नोर करते थे। हमें लगता है छोटे बच्चे को इतना सिखाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अब है ना हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसने ना इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे अब हमारा बहुत फोकस है। ठीक है, छोटे बच्चों पे जो, यानी कि हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज है।
उसके बाद है ना हमने ये सब कुछ हम करेंगे कैसे, ये सब कुछ तो बातें हो गई ना, अब उनको कंप्लीट भी तो किया जाता है ना, अचीव भी तो किया जाता है ना, तो उसको अचीव करने के लिए क्या क्या होगा। ठीक है, तो हमने ना एक नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बनाया। अभी मैंने बताया ना कि ईसीसी के लिए हम बहुत ही फोकस करने वाले हैं, तो ये हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जो है ना 8 साल तक के बच्चों के लिए सारा का सारा करिकुलर फ्रेमवर्क बना के देगा। करिकुलर फ्रेमवर्क का मतलब होता है वो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स हम उनको पढ़ाएंगे, क्या कैसे कैसे वो एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, उनके लिए एक्टिविटीज़ कैसे डिज़ाइन होंगी। ठीक है, और ये जो पूरा प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है इसको कुछ मिनिस्ट्रीज मिलकर करेंगी। वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री होगी, ऑब्वियसली सी बात है एजुकेशन से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो होगी। उसके बाद छोटे बच्चों की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि मिनिस्ट्री जो बच्चों के लिए मिनिस्ट्री है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इकट्ठे है। ठीक है, और ऑब्वियसली सी बात है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री भी है। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों की हेल्थ पे भी हमें ना होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है ना बच्चे का, उसका सारा विकास हमें करना है। तो और उसके अलावा ना ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है। अब ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है तो आपको पता है हमारे एरिया में ना बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं ना जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं। ठीक है, शेड्यूल एरिया में रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब एरिया जिनको हम बुलाते हैं, तो उस बच्चों को भी तो हमें एजुकेशन देना है, वो बहुत पीछे रह गए हैं, उन पर हमें बहुत फोकस करना है। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी हमारा इसमें साथ देगी। उसके बाद है ना एक नया मिशन हमने इसमें लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो एफएलएन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये ना ये चाहती है कि हमें ना यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पाले कब तक, ग्रेड 3 के जो बच्चे हैं 2025 तक, यानी कि 2025 तक जो बच्चे 3rd क्लास में पढ़ते हैं उनको है ना फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आनी चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, तो आपको पता है इंडिया में एक सर्वे कराया गया, उसमें देखा गया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 3rd क्लास में आ गए हैं लेकिन उनको जो चीज़ें आनी चाहिए वो उनको नहीं आती। यानी आपने उनको रीड करने के लिए दिया वो नहीं कर पाए, आपने उनको छोटे छोटे मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए, प्लस किया माइनस किया मल्टीप्लाई किया, वो नहीं कर पा रहे। क्लासेस तो पास कर रहे हैं बच्चे लेकिन जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड पास नहीं कर रहे हैं। आपको पता है एक शो आता था कि क्या 5वीं पास से तेज है, तो हमें ना ऐसा लगता है छोटे बच्चों को क्या ही पढ़ना होगा, उनको क्या ही करना होगा, बस वो क्लास पास कर करके आगे जा रहे हो, लेकिन उनको पता होना चाहिए ना। तो अब है ना हमारी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि ग्रेड 3 तक है ना आपके अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ जानी चाहिए, यानी कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, और न्यूमरेसी का मतलब होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आप कर पाओ, बेसिक मैथ्स आप कर पाओ। ठीक है, उसके लिए हमने ना एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी लॉन्च की है और एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है निपुण। अब ये तो था कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हमें अचीव करना है 2025 तक। अब इसको अचीव करने के लिए हमें कोई फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ना, तो जो प्लान हम लेके आए हैं उसका नाम है निपुण। इसकी फुल फॉर्म आती है तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी कि जब आप पढ़ रहे हो ना अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहे हो, होता है ना कोई कोई बच्चा होता है वो आपको है ना ये रीड कर देगा लेकिन उसको ना इस बात का अगर आप पूछोगे इसका मीनिंग क्या है तो उसको नहीं पता होगा। क्यों, क्योंकि आपने उसे इंग्लिश जोड़ना तो सिखा दिया लेकिन उस वर्ड्स के मीनिंग नहीं बताए हैं। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स में होता है, जैसे आप उसको बोलोगे 3+2 जो है वो 5 है, लेकिन आप उसको अगर बोलोगे 1+4 क्या है तो कभी कभी बच्चा ना ऐसे जवाब नहीं दे पाता। क्यों, क्योंकि उसे स्कूल में बस रटवाया गया है। ठीक है, तो एफएलएन को अचीव करने के लिए जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसका नाम है निपुण। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एफएलएन का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। उसके बाद है ना गवर्नमेंट बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रही है। ठीक है, तो अब क्या क्या रिफॉर्म्स होंगे, तो ये जो सारे रिफॉर्म्स आपको पता है हमारी जो बुक है, आपने ये वर्ड इतनी बार सुना होगा ना एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी है ना एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम कर रही होती है और इसका काम होता है हमारी सारी बुक्स डिज़ाइन करना, ये सारे फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन करना। ठीक है, आपको पता है ना हमारे स्कूल्स में मोस्टली जो बुक चलती है वो एनसीईआरटी की होती है। ठीक है, उसके बाद है ना वोकेशनल एजुकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, तो वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है जब आपको है ना कुछ ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसके बदले ना आप कुछ कमा सको, पैसा कमा सको। ठीक है, तो आपको है ना कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएगी। गांधी जी इसके बहुत फेवर में थे। ठीक है, तो गांधी जी कहते थे कि बच्चे को है ना पढ़ते पढ़ते ही इतना लायक हो जाना चाहिए कि वो कुछ ऐसी स्किल सीख ले जो उसको है ना आगे हेल्प करे, ताकि वो अपनी एजुकेशन को भी सपोर्ट कर पाए। ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, उसके बाद है ना हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करती है। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है, आप देखते हैं कभी कभी ना स्कूल में ऐसा होता है आपको बोला जाता है इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। बच्चा है ना एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है कि उसके आसपास कहीं इंग्लिश बोली नहीं जाती, तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेगा। आप उसको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, उसके दिमाग में तो नहीं जाएगा ना। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि हमें ना इस बात पे फोकस कर रहे हैं, बात है सीखने की,
बच्चे को समझ आना चाहिए। आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, बंगाली बोलो, गुजराती बोलो, कोई भी लैंग्वेज बोलो, बच्चे को बात समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। वो अपने वर्ड्स में खुद को एक्सप्रेस कर पाए, जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो उसको बता पाए, ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वो सिर्फ एक लैंग्वेज है ना। एक लैंग्वेज की वजह से कोई लेफ्ट आउट फील करे, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ना, हम एक्टिविटी एंड प्ले बेस्ड स्टडी पे फोकस करेंगे। तो आपको पता है जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि आप है ना एक्सपीरियंस से सीखते हो, आप है ना एक्टिविटी करके, जब आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हो ना, खुद कोई चीज़ करते हो ना, तो आप बहुत बेटर सीखते हो, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है, जो हम 3 साल आंगनवाड़ी के रख रहे हैं और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास रख रहे हैं, उसमें भी हमें ना मोस्टली प्ले के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करा के हम बच्चों को सिखाएंगे ना, कि ये सिर्फ कि हमने उनके हाथों में बुक दे दी और उनको बोला है कि इसको रट लो, ठीक है। उसके बाद है ना करिकुलम रिड्यूस किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ना वो आपको स्टेटमेंट लिखने को देते हैं, तो वहाँ पे ना रिड्यूस करिकुलम लिखा गया कि उन्होंने ना करिकुलम को घटा दिया। तो आपको लगेगा गलत स्टेटमेंट है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने करिकुलम को घटा दिया। उन्होंने बोला कि बच्चों पे ना बोझ तो बहुत हो रहा है, किताबें तो बहुत हो गई है, बैग तो बहुत भारी हो गया है, लेकिन एजुकेशन भारी नहीं हो रही है, यानी कि सीख नहीं रहा है बच्चा उतना जितना उसको बोझ दिया जा रहा है। तो हमने कहा कि हमारे उनको एक्टिविटी कह रहे हैं ना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराने के लिए अगर टीचर पे ये प्रेशर रहेगा कि आपने सिलेबस नहीं कराया, आपने सिलेबस नहीं कराया, तो टीचर उनको सिखाएगी नहीं ना, वो कहेगी बस मुझे तो अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो इसलिए ना करिकुलम को रिड्यूस किया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या है, रोट लर्निंग, यानी कि रट्टा नहीं लगाना है, हमें रट्टू तोता नहीं प्रोड्यूस करने हैं बहुत सारे। हमें क्या चाहिए कि बच्चा है ना सीखे, मीनिंगफुल उसकी लर्निंग होनी चाहिए। एग्जाम फियर नहीं होना चाहिए बच्चे को, ये लगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ना स्कूल नहीं जाते, टेस्ट वाले दिन ना वो छुट्टी मार लेते हैं, क्योंकि हमने ना उनको एग्जाम का ऐसा फियर दिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी भी सुसाइड कर लेते हैं, नीट का रिजल्ट देख के सुसाइड कर लेते हैं, 10th का रिजल्ट देख के सुसाइड कर लेते हैं, कभी कभी तो रिजल्ट आने से पहले ही सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमने ना उन पर इतना प्रेशर डाल दिया है कि 98% नहीं लाओगे तो तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, इतने % नहीं लाओगे तो तुम्हें कौन पूछेगा, तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम फियर, रोट लर्निंग, इन सबको हमें अवॉइड करना है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हम रट्टू तोता बनाने पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ना 8th क्लास में ना, जैसे 6th क्लास में हम वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे 8th क्लास में ना हम सॉफ्ट स्किल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सॉफ्ट स्किल में ना ह्यूमन वैल्यूज वाली स्किल्स आती है, ठीक है, कुछ स्किल्स जो हमें सीखनी चाहिए। उसके बाद है ना होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा ना, पहले ऐसा होता था कि हमारी सारी एजुकेशन पॉलिसी, हमारा जो सारा पढ़ाई है वो इस बात पे डिपेंड करता था कि आप एकेडमिकली कैसा परफॉर्म कर रहे हो। आजकल आप देखते हो, आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल ये बात बहुत प्रमोट की जा रही है, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो आपको प्रमोट किया जाता है, आप किसी एक्टिविटी में अच्छे हो आपको स्कूल बहुत सारे चांसेस देता है अपने आपको उन एक्टिविटीज़ में बेटर करने का। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सोचो आपने ना, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं पाते हो, तो लाइफ में सिर्फ वो रटी रटाई किताबें काम नहीं आती है ना, जिंदगी में और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके काम आएगी। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है आपकी सोशल स्किल्स भी बेटर होनी चाहिए, आपका बात करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, आपको स्ट्रेस मैनेज करना भी आना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो वो किसका पार्ट होती है? होलिस्टिक डेवलपमेंट का पार्ट होती है। ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट 1 था। अगर आपको पसंद आया मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया वो भी मुझे बताइएगा।